हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार DRS बायोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कंप्लीट कर लिया। जितने भी उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा से संबंधित थे, जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते थे, उन सभी को हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग जो है दूसरा चैप्टर मानव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मानव में जनन जो होता है, जनन क्यों होता है, जीव जनन क्यों करते हैं, जनन क्या चीज है, पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, जनन क्या है। तो जनन मतलब दोस्तों, जनन मतलब होता है निर्माण। याद रखिए, जनन मतलब निर्माण, कोई एक जीव का निर्माण करे। जनन की प्रक्रिया क्या हो, एक जीव बनाए, एक संतति बनाए। यह एक जैविक प्रक्रिया है दोस्तों, यह एक जैविक प्रक्रिया, यह एक जैविक प्रक्रिया है। जी दोस्तों, यह एक जैविक प्रक्रिया है, अर्थात ये जीवों में पाई जाने वाली एक प्रचलित प्रक्रिया है। यह एक जैविक प्रक्रिया होती है, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने जैसे समान संतति का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, निर्माण करता है। ठीक है, गुड। तो जो है जनन क्या है, जनन जब जीव अपने ही जैसे एक संतान का निर्माण करता है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। जनन जीवों में क्यों अनिवार्य है, जीव जनन क्यों करते हैं, जीव जनन क्यों करते हैं, क्योंकि वे अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस संसार में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं, ताकि उनकी जातियां कम ना हो, ताकि वे विलुप्त ना हो। इसलिए जीव जो है जनन करते हैं और अपने जैसे समान संतति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो लेसन में कहा जा रहा है कि मानव में जनन यानी कि मनुष्य जब अपने जैसे एक नए संतति का निर्माण करता है तो उसे ही मानव जनन कहा जाता है। उस प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है, मानव जनन कहा जाता है। तो देखिए, मानव जनन के लिए, क्योंकि मानव जो है यह एक लिंगी प्राणी है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है दोस्तों। इसमें नर अलग होता है और मादा प्राणी अलग होती है, यानी कि इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है। तो नर और मादा, इसमें स्पष्ट है कि मानव में जो है द्विरूपता यानी कि लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मनुष्य में स्पष्ट है कि इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी इसमें जो होता है एक नर होता है दोस्तों और एक मादा होती है। क्योंकि मनुष्य जो है एक लिंगी प्राणी होता है। एक लिंगी मतलब केवल सिर्फ एक ही लिंग हो, या तो नर का या तो मादा का। तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी है क्योंकि नर अलग होता है और मादा अलग होती है। नर में नर लैंगिक अंग होते हैं, मादा में मादा के लैंगिक अंग होते हैं। तो दोस्तों, जैसे नर और मादा, नर से बनता है नर युग्मक। क्या निर्माण होता है, नर युग्मक, मेल गैमिट, जिसे हम लोग शुक्राणु के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से, शुक्राणु के नाम से भी जानते हैं। और मादा में बनता है दोस्तों मादा युग्मक। मादा जो होती है मादा युग्मक बनाती है, मादा युग्मक। तो मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं, ओवा यानी कि अंडाणु कहा जाता है, इन्हें अंडाणु कहते हैं। अब यही शुक्राणु और अंडाणु ये क्या कर लेते हैं, यही शुक्राणु और अंडाणु ये एक दूसरे से संलयित होते हैं। शुक्राणु अंडाणु के अंदर चला जाता है और निषेचन की क्रिया करके क्या बना लेता है, युग्मनज बना लेता है दोस्तों। युग्मनज का निर्माण करता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण बन जाता है। युग्मनज जो होता है ये विकास करता है, ये जो है विकसित होता है, विकास करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा तो ये भ्रूण में बदल जाएगा। और भ्रूण जो होता है आगे थोड़ा सा भ्रूण जो होता है बड़ा होता है तो उसको फीटस कहा जाता है, याद रखिएगा, फीटस
यानी कि भ्रूण जो होता है जब थोड़ा सा ग्रोथ कर जाता है, इसी भ्रूण को ही क्या कहा जाता है, फीटस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। और फीटस से एक क्या बन जाती है, एक संतान बन जाती है, एक शिशु का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, एक शिशु का निर्माण हो जाता है। तो मनुष्य में इस तरीके से पहले नर जो होता है, नर में नर युग्मक बनता है, शुक्राणु, और मादा में मादा युग्मक बनती है, अंडाणु बनता है। ठीक है, तो ये सभी शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित होते हैं, निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन होने के बाद युग्मनज बनेगा दोस्तों, युग्मनज बनने के बाद भ्रूण बनेगा, और भ्रूण बनने के बाद एक शिशु का निर्माण होता है। अब जब शिशु का निर्माण हो गया दोस्तों, तो उसी प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। यानी कि एक मनुष्य ने एक शिशु का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, जनन कहेंगे दोस्तों। तो इसमें देखिए दो लोग जनन में भाग लेते हैं, अर्थात दो प्राणी मनुष्य में कि एक नर और एक मादा, दोनों के भाग से यानी कि दोनों के लैंगिक अंगों के द्वारा ही एक नए शिशु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पहले नर को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मादा जनन को हम लोग पढ़ेंगे। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये बहुत बार परीक्षा में आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मादा जनन तंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मादा जनन तंत्र को भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हम लोगों को पढ़ना है नर जनन तंत्र के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, नर जनन तंत्र के बारे में। तो देखिए यहाँ पे नर जनन तंत्र का हमने स्ट्रक्चर पहले से बना के रखा है। यहाँ पे देखिए नर जनन तंत्र, यानी कि नर जनन तंत्र क्या है आप समझ सकते हैं, नाम में ही कुछ छिपा हुआ है। नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर जनन तंत्र। नर में जन्म मतलब निर्माण, नर के निर्माण में किसको, तंत्र, यानी कि वे तंत्र जो जनन में भाग लेते हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, वे तंत्र जो जनन में भाग लेते हैं उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, नर जनन तंत्र कहते हैं। तो नर जनन तंत्र जो होता है मनुष्य में, वो तीन भाग में विभाजित किया जा सकता है। नर जनन तंत्रों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है नर का प्राथमिक यानी कि जनन अंग, जिसे हम लोग प्राथमिक लैंगिक अंग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग, या इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सहायक लैंगिक अंग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। कौन से, सहायक लैंगिक अंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तीसरा आता है जनन ग्रंथि। कौन सा, जनन ग्रंथि, यानी कि ये ग्रंथियां जो जनन में क्या करती हैं, भाग लेती हैं, जो जनन में क्या करती हैं, भाग लेती है, वो इन्हें जनन ग्रंथि कहते हैं। द्वितीयक सहायक लैंगिक अंग क्या है, ये जो सिर्फ सहायता यानी कि जनन में सहायता करती हैं, ना कि ये निर्माण करती हैं। और प्राथमिक लैंगिक अंग का मतलब, प्राथमिक जनन अंग का मतलब होता है कि यही एक जो होता है युग्मक बनाती है, यही गैमेट का फॉर्मेशन होता है इसी प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत, इसी में गैमेट फॉर्मेशन होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है प्राथमिक लैंगिक अंग। मनुष्य का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो है, नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो है वृषण। दोस्तों याद रखिएगा, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, वृषण है। और द्वितीयक एक ही अंग होता है, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग सिर्फ एक होता है, वृषण जिसे कहा जाता है, टेस्टिस अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, वो वृषण होता है। ठीक है, तो दूसरा द्वितीयक सहायक लैंगिक अंग क्या होता है, जैसे कि वृषण कोश होता है दोस्तों, अधिवृषण होता है, शुक्रवाहिका होती है, और मूत्राशय होता है, मूत्रवाहिनी होती है, और शिश्न होते हैं। ये सभी द्वितीयक सहायक लैंगिक अंग हैं। ठीक है, और जनन ग्रंथि क्या है, शुक्राशय है। ठीक है, मनुष्य में, नर में, मनुष्य के नर में 3 ग्रंथि होती हैं। ठीक है, जनन ग्रंथियां कितनी होती है, 3 ग्रंथियां होती हैं। मादा में सिर्फ 2 होती हैं और नर में 3 ग्रंथियां होती है। नर में जो 3 ग्रंथियां ये हैं शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, या इन्हें हम लोग काउपर्स की ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, काउपर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों, घबराइएगा मत, चिंता मत करिएगा, पूरा का पूरा स्पष्ट समझ लेंगे यहाँ पे कि नर जनन तंत्र होता क्या है, कैसे ये जनन में भाग लेता है, कहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु को निर्माण करने वाली कोशिका का क्या नाम है। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। तो वृषण जो है ये नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। द्वितीयक लैंगिक अंग जो होता है वो वृषण कोश, अधिवृषण,
शुक्रवाहिका, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, शिश्न, ये जो होते हैं द्वितीयक सहायक लैंगिक अंग होते हैं। और नर में जनन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, वो होती हैं 3 होती हैं, शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट होता है, बल्बो यूरेथ्रल होता है। तो ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको तो समझ में आ ही गया कि नर जनन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। प्राथमिक लैंगिक अंग या प्राथमिक जनन अंग के नाम से जानते हैं, दूसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग या इसे सहायक लैंगिक अंग के नाम से भी जानते हैं, तीसरा आता है जनन ग्रंथि। ये जो है जनन ग्रंथियां, ये इसको जो है जनन में भाग लेती हैं ग्रंथियां, शुक्राशय है, प्रोस्टेट है, बल्बो यूरेथ्रल है, काउपर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ सामने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें सारी चीजें लिखाई गई हैं जो आपको हमने यहाँ पे पहले बता दिया है कि नर जनन तंत्र को निम्नलिखित 3 भागों में हम बांट सकते हैं। ये सारी की सारी यानी कि अंग, ये सारे के सारे सिस्टम, ये सारे के सारे तंत्र आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अर्थात नर जनन तंत्र का यह एक संरचना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो है यह जो है यही है वृषण, जिसको टेस्टिस कहा जाता है। ये वृषण है, यह जो होता है उदर गुहा से बाहर होता है दोस्तों। मनुष्य में यह एक जोड़ी होती है। वृषण कितना होता है? वृषण कौन है? नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है। नर का क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ये वृषण है, इसी को हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं और इसी के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। यानी कि वृषण के अंदर ही दोस्तों, किसके अंदर? वृषण के अंदर वृषण जो होता है यह एक जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? एक जोड़ी। एक जोड़ी होती है किसमें? नर में एक जोड़ी पाई जाती है। और वो भी कहां? एक जोड़ी उदर गुहा, याद रखिएगा, उदर गुहा से बाहर, उदर गुहा के बाहर कहां स्थित होती है? वृषण कोश में, वृषण कोश में उपस्थित होती है। अर्थात वृषण कोश में यह क्या होती है दोस्तों? पाई जाती है, उदर गुहा से बाहर होती है। इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण जो होता है, वृषण का निर्माण जो होता है, उद्भव जो होता है, वो मीजोडर्म से होता है। याद रखे रहिएगा, वृषण का निर्माण मीजोडर्म से होता है। भ्रूणी अवस्था में जब मीजोडर्म होता है, क्योंकि 3 डर्म होते हैं, ह्यूमंस जो होता है ये त्रिकोरिक प्राणी होता है दोस्तों। त्रिकोरिक मतलब इसके अंदर एक्टोडर्म जो होता है, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों डर्म होते हैं, इसलिए त्रिकोरिक प्राणी होता है। 3 कोर से अर्थात इनके 3 स्तर से एक नए संतान का निर्माण होता है, इसलिए हम त्रिकोरिक प्राणी होता है, एक मनुष्य एक मानव। तो मीजोडर्म से वृषण का क्या होता है? निर्माण होता है। और भ्रूणी अवस्था में ये मीजोक्रियम, भ्रूणी अवस्था में, याद रखना, भ्रूणी अवस्था में दोस्तों, भ्रूणी अवस्था में यह जो होता है, यह जो होता है मीजोक्रियम, यह जो होता है किससे दोस्तों? मीजोक्रियम पैरोटीनियम, ठीक है, पैरोटीनियम झिल्ली से क्या होता है? झिल्ली से मीजोक्रियम पैरोटीनियम झिल्ली के द्वारा यह क्या होता है दोस्तों? झिल्ली के द्वारा उदर गुहा में लगा होता है, अर्थात जुड़ा होता है उदर गुहा में। उदर गुहा मतलब जानते हैं? पेट। उदर गुहा भाई पेट, उदर गुहा में क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है, इतना तो समझ ही गए आप लोग। ठीक, वृषण जो होता है, देखिए ध्यान से पढ़ते चलिए साथ में, ठीक है, इसको समझते चलिए, क्योंकि परीक्षा में वृषण के बारे में भी पूछा जाता है, कि परीक्षा में जो है वृषण के बारे में भी पूछा जाता है कि वृषण क्या है। ठीक है, वृषण को वर्णित कीजिए, वृषण का स्ट्रक्चर बनाइए, संरचना सहित इसको देता है। वृषण क्या, अभी संरचना बना के भी आपको दिखाते हैं कि वृषण क्या होता है। ठीक है, तो वैसे भी पता चल गया है कि वृषण क्या है। यह जो होता है, ध्यान में रखिए कि ये मनुष्य में एक जोड़ी होती है, उदर गुहा से बाहर होती है। अब उदर गुहा से बाहर क्यों होती है? ये भी रीजन है, क्योंकि हमारा जो मनुष्य का तापमान होता है दोस्तों, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों?
37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान अगर वृषण का भी रहेगा तो शुक्राणु का फॉर्मेशन नहीं होगा, अर्थात शुक्राणु नहीं बन पाएगा। ये बाहर रहने का कारण भी पूछा जाता है कि उदर गुहा से बाहर वृषण क्यों उपस्थित होता है, क्यों पाया जाता है। तो रीजन इसका ये है क्योंकि इसको क्योंकि वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में ही किसका निर्माण, शुक्राणु का निर्माण। तो शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए। इसलिए जो है इसका तापमान जो होता है, शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका इससे 2 से 3 कम होना चाहिए। तो 2 से 3 कम होने के लिए शरीर से बाहर होता है, वृषण कोश में होता है, ताकि इसका जो है तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहे और यहाँ पे शुक्राणु का फॉर्मेशन हो सके। अगर ये जो है थोड़ा सा, जैसे कि अगर ये हमारे अंगों में टच करती है तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो होता है शरीर के तापमान के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, जिससे शुक्राणु यहाँ पे नहीं बनता और व्यक्ति क्या हो सकता है, बंद हो सकता है, यानी कि वह एक संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता। तो रीजन यही है उदर गुहा से बाहर रहने का। क्यों? क्योंकि इसका तापमान जो होता है कम होना चाहिए, क्योंकि शरीर का तापमान क्या होता है, अधिक होता है। और शुक्राणु के निर्माण के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या चाहिए, कम चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। और इनकी जो होती है, इनका आकार की बात करें, किसकी, वृषण की, तो ये मनुष्य में 4 से 5 सेमी लंबे होते हैं, 4 से 5 सेमी लंबे और 2 से 3 सेमी चौड़े होते हैं। नोट करते चलिए, 2 से 3 सेमी क्या होती है दोस्तों, चौड़े होते हैं। ठीक है, तो यह जो होता है 4 से 5 सेमी लंबा और 2 से 3 सेमी क्या होता है, चौड़ा होता है। और कहां होता है, उदर गुहा से बाहर होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उदर गुहा से बाहर क्यों होता है, रीजन बता दिया गया, क्योंकि इसका तापमान क्या होता है इसका तापमान अधिक होने पे, शरीर के तापमान के बराबर होने पे शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। जब शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है, बंद हो जाएगा, वह एक संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता, वह एक शिशु नहीं बना सकता है। तो इसके लिए यह वृषण कोश से बाहर होता है, यानी कि उदर गुहा से बाहर होता है। हाँ, इतना याद रखिएगा कि यह जो होता है शुरुआत में भ्रूणी अवस्था में यह उदर में ही होता है। ठीक है, उदर में ही होता है। जब एक लड़का अपनी मां के गर्भ में बन रहा होता है तो वो भ्रूणी अवस्था में होता है दोस्तों। किस अवस्था में, भ्रूणी अवस्था में। तो भ्रूणी अवस्था में उसका जो वृषण होगा वह वृषण उस उदर गुहा में होगा, पेट में। कहां पे होगा, इसके पेट में होता है। तो जब 7वें महीने के बाद, अर्थात 7वें माह के बाद या प्रसव के पहले ही यानी कि जो होता है यह वृषण निकल करके, उदर से निकल के वृषण कोश में चला आता है। अगर ऐसा जन्म लेने के पहले ऐसा नहीं होता है, अगर प्रसव के पहले ऐसा नहीं होता है, यह उदर गुहा से बाहर निकल करके वृषण कोश में नहीं आता है, तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा और वह एक संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वृषण जो होगा वो उदर में ही रह जाएगा और इसका तापमान शरीर के तापमान के बराबर रहेगा और इसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो नर युग्मक बनेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ये फर्टिलाइज कर ही नहीं सकता किसी एग को यह व्यक्ति, तो यह क्या हो जाएगा, यह जो होता है बंद हो जाएगा। ओके, समझ गए, चलिए क्लियर। कुछ चीजें, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट भी चीजें हैं, जैसे कि मनुष्य में तो यह उदर गुहा से बाहर होता है, मनुष्य में या उदर गुहा से क्या होता है, बाहर होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, कुछ ऐसे भी जीव है जिसमें ये उदर गुहा में ही पाए जाते हैं। कौन, वृषण जैसे, यानी कि उदर गुहा में पाए जाने वाले। इसको नोट कर लिए हैं, इतना तो समझ ही लिए हैं। तो आगे देखिएगा, कुछ ऐसे भी प्राणी हैं दोस्तों, कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो, देखिए कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, यानी कि जैसे 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 वेल मछली है, हाथी है दोस्तों, वेल मछली है, वेल, हाथी, डॉल्फिन,
डॉल्फिन, समुद्री गाय, समुद्री गाय, गाय आदि में बृषण, आदि में बृषण उदर गुहा में ही पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। उदर गुहा में ही पाए, यानी कि मनुष्य में तो उदर गुहा से बाहर होता है। कारण यह है कि इसका तापमान शरीर के तापमान से कम होना चाहिए ताकि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो पाए, शुक्राणु बन पाए, इस यहाँ पे शुक्राणु बन जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी है, कुछ ऐसे भी जीव है दोस्तों, जो यानी कि जिसमें उदर गुहा में ही क्या पाया जाता है, बृषण पाया जाता है। वे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वे प्राणियों का नाम बताइए कि जिसमें जो होता है बृषण उदर गुहा में ही पाया जाता है। तो वो कौन कौन से प्राणी हैं? व्हेल है, हाथी है, डॉल्फिन है, समुद्री गाय है, आदि और जीव भी है जो इनकी जिनमें बृषण जो होता है उदर गुहा में ही पाया जाता है। लेकिन कुछ और भी प्राणी है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद करते चलिए, समझते चलिए। कुछ और भी प्राणी हैं दोस्तों, कुछ और भी प्राणी हैं, जैसे 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 कुछ और भी प्राणी हैं दोस्तों, जैसे चूहा, खरगोश, ठीक है दोस्तों, चूहा है, खरगोश है, बिल्ली है, गिलहरी है, ठीक है, गिलहरी में बृषण जो होता है ये उदर गुहा से बाहर कब आता है? जनन के समय। बृषण जनन के समय ही उदर गुहा से बाहर आता है, इतना तो आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा कि जैसे कि चूहा में, खरगोश में, बिल्ली में, गिलहरी में, आदि में कि बृषण जो है ये जनन के समय ही बाहर आएगा। यानी कि सब जब इनको जनन करना होता है, जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, तब इनका बृषण जो होता है उदर गुहा से बाहर आता है, और अन्यथा इनका उदर गुहा में ही रहता है। और कुछ ऐसे भी जीव हैं जैसे आपको बता दिए गया, हाथी, व्हेल, डॉल्फिन, समुद्री गाय, इसमें उदर गुहा में ही रहता है बृषण। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जनन के समय यानी कि उनका क्या होता है, उदर गुहा से बाहर आना पड़ता है, जैसे खरगोश, बिल्ली, गिलहरी, ठीक है, चूहा आदि में। समझ गए कि नहीं? तो बृषण हम लोग क्या किए, समझ लिए। बृषण हम लोग पूर्ण रूप से क्या कर लिए हैं, समझ लिए कि बृषण क्या होता है। यही है दोस्तों, देखिए यहाँ पे यही है बृषण। ये मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है, जो ये जो होता है एक जोड़ी पाया जाता है, ठीक है। ये मनुष्य में कितनी जोड़ी पाया जाता है? एक जोड़ी। ध्यान से देख लीजिएगा, इसको समझ भी गए हैं आप लोग, एक जोड़ी पाया जाता है। ये बृषण कोष में होता है, बृषण कोष में जो चारों तरफ से इसको ढक के रखा होता है। तो अधिबृषण ये क्या है? अधिबृषण ये बृषण के ऊपर एक लेयर बनाई होती है, एक परत बनाई हुई होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको बोलते हैं अधिबृषण बोलते हैं। आगे सब एक एक पॉइंट करके बताया जाएगा दोस्तों, घबराइए ना, एक एक पॉइंट पूरा का पूरा समझा दिया जाएगा। ये जितना आपको लिखाया गया प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग और जनन ग्रंथि, ये सब के सब आपको बताए जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताए जाएंगे। तो हम लोगों को पता चल गया कि बृषण क्या है। बृषण क्या है? यह एक जोड़ी होता है, ये हल्के गुलाबी रंग का होता है जो बृषण कोष में क्या होता है, उपस्थित होता है दोस्तों। तो चलिए बृषण के बारे में तो हम लोग जान गए, अब बृषण की आंतरिक संरचना के बारे में समझते हैं। थोड़ा सा पहले नर जनन को हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बृषण के बारे में हम लोग जान गए, क्या जान गए? बृषण के बारे में, यह एक जोड़ी होता है, ठीक है। यहीं पे शुक्राणु बनेगा दोस्तों, यहीं पे शुक्राणु बनेगा, यहीं पे शुक्राणु का फॉर्मेशन होगा। और जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये फॉर्मेशन होने के साथ साथ ये शुक्रवाहिका से होते हुए निकलेगा। किससे होते हुए निकलेगा दोस्तों? शुक्रवाहक से, यानी कि जिसको हम लोग शुक्रवाहिका बोलते हैं, वैस बोला जाता है अंग्रेजी में इसको, वैस। इसी वैस के द्वारा, जब वैस के द्वारा ये बाहर निकला जाता है,
ऐसे निकल करके सीधे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, शुक्राशय बोलते हैं। अब ये चलाया कहाँ, स्खलन वाहिनी में, कहाँ पे, स्खलन वाहिनी में आ जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये चला आता है कहाँ पे, स्खलन वाहिनी में, स्खलन वाहिनी से फिर सीधे चला आता है कंद मूत्र पथ ग्रंथि के पास आ जाता है, और ये सीधे इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो जब ये स्खलन की प्रक्रिया होती है, जब इस जो होता है, तो यहाँ से निकलकर जब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में वीर्य सेचन होगा, वीर्य सेचन में जो वीर्य है जो बना है सीमेन है, सीमेन में जो शुक्राणु है, ये इसी जो है मूत्र मार्ग से होते हुए शिश्न मुंड से, ये पूरा शिश्न वाला भाग है, कौन सा भाग है, ये शिश्न वाला पेनिस वाला भाग है दोस्तों, इसी के अंदर जो होती है, ये देखिए मूत्र मार्ग है, और इसी मूत्र मार्ग से क्या हो जाएगा, शुक्राणु बाहर निकल आता है। तो वो चला जाता है कहाँ, फीमेल के वेजाइना में चला जाता है, वेजाइना से उसके यूट्रस में, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में ही ओवम होता है, ओवम से वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो ये देखिएगा, और ये है शुक्राशय दोस्तों, जिसको हम लोग ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। आगे यहाँ पे लिखाए हैं, ये नर में क्या होती है, ग्रंथियां होती हैं। आगे इनके कार्य भी पूरे बताए जाएंगे कि ग्रंथियां ये क्या करती हैं। ये वीर्य सीमेन अर्थात जो होता है सीमेन बनाती है। सीमेन क्या है, वीर्य क्या है, यह एक गाढ़ा चिपचिपा सा सफेद द्रव है। ठीक है, ये है मूत्राशय, यानी कि यहाँ पे मूत्र एकत्रित होता है। ठीक है, और शुक्रवाहक आप लोग जान ही गए कि शुक्रवाहिका यही है जो शुक्राणु को लेके जाती है। शुक्राणु को लेके जाने वाली वाहिनी को हम लोग शुक्रवाहिनी अर्थात शुक्रवाहिका कहते हैं। तो जब कभी भी पुरुष नसबंदी कराया जाता है तो इसी शुक्रवाहक को ही काटा जाता है। याद रखिए, इसी शुक्रवाहक नली को ही काट दिया जाता है। तो इसमें नलिका काटा जाता है किसकी, शुक्रवाहक। इसको अंग्रेजी में वास कहते हैं, वैस कहा जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वैस्कोटॉमी। क्या कहते हैं, टॉमी। याद रखना, वैस्कोटॉमी। टॉमी मतलब वो भी करता है नलिकाओं को काटना, टॉमी मतलब वो भी करता है नलिकाओं को काटना। किसको काटना होता है, वैस्को अर्थात शुक्राशय की नलिका को काट देना। तो काट देते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पुरुष नसबंदी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये होता है, ये तो जान ही गए आप लोग, अधिवृषण समझ गए हैं। आगे अब इसको एक एक पॉइंट करके हम लोगों को लिखना है, पढ़ना है। तो मलाशय ये होता है पीछे, ये मलाशय, इसका कोई भाग नहीं होता, इस जनन में ये सब कोई महत्व तो नहीं रखता। गुदा, इसका भी कोई काम नहीं होता कि जनन में ये, तो जनन में इतने ही सिर्फ होते हैं जो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो वृषण आप जान गए, एक्सटर्नल जान गए वृषण के बारे में। बेसिकली आप वृषण के बारे में समझ गए कि वृषण क्या चीज है। ठीक है, ये मनुष्य में पाया जाने वाला एक जोड़ी भाग है जो जनन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसे हम लोग प्राथमिक लैंगिक अंग भी कहते हैं। दोस्तों, यह गुलाबी रंग का होता है, उदर गुहा से बाहर यानी कि वृषण कोश में उपस्थित होता है। बाहर होने का कारण बता दिया आपको, ये बाहर क्यों होता है। और दूसरा अगला बात है ये कि यह जो होता है मीसोडर्म से, याद रखे रहना, इसका निर्माण जो होता है, इसका परिवर्धन जो होता है, इसका उद्भव जो होता है मीसोडर्म से होता है। भ्रूणावस्था में किससे होता है, मीसोडर्म से होता है दोस्तों। ठीक है, और यह जो होता है इसीलिए मीसोकिरियम नामक पेरोटिनियम झिल्ली के द्वारा उदर से जुड़ा होता है पेट में। और इसके बाद में ये जो होता है बाहर आता है। कब वो भी बाहर आता है, भ्रूण अवस्था में तो अपने माँ के जब गर्भ में कोई लड़का बनता रहता है तो भ्रूण अवस्था में वृषण उदर में, इसके लड़के के पेट में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 7वां महीना लगता है, 7वां महीना या प्रसव से पहले ही ये वृषण निकल करके चला आता है वृषण कोश में। अगर नहीं आएगा तो वह व्यक्ति, वह लड़का जो बना होता है वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइल हो जाएगा, यानी कि वो बंधे हो जाता है दोस्तों। तो चलिए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग किसका, वृषण का। वृषण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वृषण का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये जो है मैं बना रहा हूं, आपको बता दें। ठीक है, ये होता है एक वृषण। यह एक वृषण की बात कर रहे हैं। एक वृषण को काट कर अगर आप देखते हैं, एक वृषण को अगर हम लोग काट करके देखते हैं दोस्तों, तो वृषण को काटने पर तो कुछ इस तरीके की संरचनाएं दिखती हैं, कुछ इस तरीके के लोब्स दिखते हैं, जिसे हम लोग, इस लोब्स को क्या कहा जाता है, यह तो वृषण है, इस लोब को कहा जाता है वृषणीय पिंडक। वृषणीय पिंडक कहा जाता है इसको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, पिंडक
अंग्रेजी में इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। अब देखिए इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ना 1 से लेकर के 3 नलिका होती है। 1 से लेकर के कितनी नलिका 1 से लेकर के 3 नलिकाएं होती हैं। इन नलिका को क्या कहा जाता है जानते हैं? इन नलिका को कहा जाता है शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका कहा जाता है, याद रहे, शुक्रजन नलिका कहते हैं। और इस नलिका के अंदर याद रखिएगा, जैसे कि किसी नलिका को, ये हो गई एक नली, एक ट्यूब्स हो गई, तो जैसे अगर हमारा जो ये मार्कर्स है, अब ये देखिए इसमें इसके अंदर क्या है? होल है, इसके अंदर ये हेलो है, इसके अंदर ये खोखली है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी इसके अंदर। तो ऐसे मतलब ये हो गया, देखो ऐसे एक ट्यूब है मान लो, ठीक है। तो यही इसके अंदर, इसके ब्रिसडी पिंडक के अंदर 1 से लेकर के जो होती है 3 नलिकाएं होती है। इसी नलिका के अंदर कोशिकाएं होती है, 2 प्रकार की कोशिका। देखिए यहां पे मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, एक यक्ष से एक सर्कल से, ठीक है। तो देखिए 2 प्रकार की सेल होती हैं इस ट्यूब में। शुक्रजन नलिका में कितने प्रकार की कोशिका? 2 प्रकार की। एक को कहते हैं शुक्रजन कोशिका, एक को कहते हैं शुक्रजन कोशिका, एक को कहते हैं शुक्रजन कोशिका, और दूसरे को कहते हैं ना सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका याद रखो दोस्तों, जो शुक्रजन कोशिका नाम से पता है, शुक्रजन कोशिका, शुक्राणु जन, शुक्राणुओं को निर्मित करने वाली कोशिका यही होती है शुक्रजन कोशिका। अर्थात किस कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है? शुक्रजन कोशिका से। शुक्रजन कोशिका शुक्राणुओं का क्या करती है? निर्माण करती है, नर युग्मक बनाती है जिसे कहते हैं। तो और जो सर्टोली कोशिका होती है, ये सर्टोली कोशिका इसी शुक्रजन कोशिका को पोषण प्रदान करती है। सर्टोली कोशिका इस शुक्रजन कोशिका को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो और अब देखिए इस ट्यूब के बीच में, जैसे इस 2 ट्यूब होंगे, एक ट्यूब ये हो गया, ठीक है, और एक ट्यूब ये हो गया, और एक ट्यूब ये हो गया। कितने ट्यूब्स हो गए? 2 ट्यूब्स। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितने होते हैं? 1 से लेकर के 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी 1 से लेकर के 3, ठीक है, 1 से लेकर 3। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है? गैपिंग है, यहां पे खाली स्थान है, इसके बीच में क्या है? खाली स्थान है। इसी के अंदर ना पाई जाती है कोशिका, जिसे अंतराली कोशिका कहते हैं। लीडिंग कोशिका के नाम से जाना जाता है। बहुत परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि लीडिंग कोशिका क्या होती है, कौन से हार्मोन्स को स्राव करती हैं, कौन से? तो ये जो LH होता है, सॉरी, ये जो अंतराली होता है, अंतराली कोशिकाएं, ये देखिए इसी गैपिंग में, इसी ट्यूब्यूल्स के गैपिंग में पाई जाती हैं, इन ट्यूबों के गैप में पाई जाती हैं, जहां पे खाली स्थान होता है। तो इन्हें बोलते हैं ना अंतराली कोशिका। कौन कोशिका दोस्तों? अंतराली कोशिका, या इन्हें हम लोग लीडिंग कोशिका के नाम से भी जानते हैं। लीडिंग कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लीडिंग कोशिका के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। अब ये लीडिंग कोशिकाएं जो होती है, यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रिएशन करती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो एक नर हार्मोन्स है, ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन्स का क्या करती है? निर्माण करती हैं, इसको स्रावित करती हैं। जैसे जब ये स्रावित करती हैं, तब जो होता है लैंगिक परिपक्वता आना स्टार्ट हो जाता है एक नर में। एक नर में, एक पुरुष में, एक लड़के में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, तब उसके अंदर परिपक्वता आना स्टार्ट हो जाता है। दाढ़ी, मूछ वगैरह, ये सब, आवाज भारी होना, त्वचा कठोर होना, बॉडी सुडौल होना, ये सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कब? ये जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करती है। कौन? लीडिंग कोशिकाएं। इतना तो आप लोग समझ गए? गुड, समझ गए ना। तो आप देखिए ये जो है टेस्टिकुलर, जो ये लोब्यूल्स होते हैं टेस्टिकुलर, इनकी संख्या एक वृषण में एक नहीं, यहां पे मैंने देखो 3 दिखाया है, 1 2 3 दिखाया, लेकिन इनकी संख्या एक वृषण में लगभग अबाउट जो होता है 250 होते हैं, यानी कि 250 वृषणी पिंडक होता है एक में। और एक वृषणी पिंडक में 2 से 3 ट्यूब होते हैं। उन ट्यूब में कितनी प्रकार की कोशिका होती है? कितनी प्रकार की कोशिका होती है? 2 प्रकार की। एक होती है कौन? शुक्रजन कोशिका, दूसरी कौन होती है? सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है, सर्टोली कोशिका जो होती है इसी शुक्रजन कोशिका को पोषण प्रदान करती है।
इस सर्टोली कोशिका क्या करती है, शुक्रजन कोशिका को पोषण प्रदान करती है। और इनके बीच में, इन ट्यूब्यूल्स के बीच में, इनके बीच में जो होता है, क्या होता है, अंतराली कोशिकाएं होती है, जिसे लीडिंग कोशिका कहते हैं, जो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है, ठीक है, नामक हार्मोन्स का स्राव करती है, जिसके कारण व्यक्ति में लैंगिक परिपक्वता आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आप लोगों को पूरा प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसे वृषण कहा जाता है, वृषण पूरा का पूरा आप लोगों को क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग जो है अगला जो है आगे द्वितीयक लैंगिक अंग को पढ़ेंगे। दोस्तों द्वितीयक लैंगिक अंग को पढ़ेंगे और द्वितीयक लैंगिक अंग को पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा जो है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।